नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। प्रतापगढ़ और देवरिया को सौगात देने जा रहे हैं नितिन गडकरी। देवरिया में 2060 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। देवरिया में कई सड़कों का शिलान्यास करेंगे नितिन गडकरी। प्रतापगढ़ में 5000 करोड़ से अधिक योजनाओं की शुरुआत होगी और दोनों ही जगहों पर जनसभा होगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। तो प्रतापगढ़ और देवरिया को नितिन गडकरी आज सौगात देने वाले हैं। तो देवरिया में 2060 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास होगा, वहीं देवरिया में कई सड़कों का शिलान्यास भी होगा। प्रतापगढ़ की बात करें तो प्रतापगढ़ में 5000 करोड़ से अधिक की योजनाओं की शुरुआत होगी। दोनों ही जगहों पर नितिन गडकरी जनसभा करेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो महासंपर्क अभियान भाजपा का चल रहा है। जो केंद्रीय मंत्री हैं वो देश भर में जा रहे हैं और इसी फेहरिस्त में आज देवरिया और प्रतापगढ़ में रहेंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। देवरिया में 2060 करोड़ की सौगात मिलेगी, वहीं प्रतापगढ़ में 5000 करोड़ से अधिक की योजनाओं का जो शुभारंभ है वो होगा। दोनों ही जगहों पर नितिन गडकरी की जनसभा भी है, जहां पर वो सरकार की उपलब्धियों को बताएंगे कि 9 साल में प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचने के बाद पीएम ने क्या किया। उनके साथ मुख्यमंत्री भी रहेंगे। विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, जिस तरीके से नितिन गडकरी आज अवध क्षेत्र में रहेंगे और पूर्वांचल में रहेंगे, कौन कौन सी महत्वपूर्ण सौगातें दी जानी है? देखिए अवधेश, सबसे पहले वो प्रतापगढ़ जाएंगे, वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे। प्रतापगढ़ में बहुत सारे विकास कार्यों की सौगात देंगे। उसके बाद वो देवरिया जाएंगे। दोनों ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम इसलिए हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव का एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बिगुल फूंक दिया। और सबसे खास बात यह है कि जो हारी हुई 16 लोकसभा सीटें थी पिछले चुनाव में, जिसमें से 2 सीटें उपचुनाव में कवर कर ली गई थी, लेकिन 14 सीटें अभी भी ऐसी हैं जहां पर भाजपा को पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में हार मिली थी और उन सीटों पर ज़्यादा फोकस है। पूर्वांचल से ही नितिन गडकरी ने शुरुआत भी की थी। आपको याद हो कि पूर्वांचल के गाजीपुर से उन्होंने पहली सभा की थी और उसके बाद अब लगातार इस तरह की सभाएं करके एक मैसेज देना चाहते हैं, खासकर पूर्वांचल के जनपदों में जहां पर ज़्यादा संघर्ष होगा। सबसे ज़्यादा जो वोटों की खींचतान है वो पूर्वांचल के जनपदों में ही होगी। गाजीपुर अफजाल अंसारी की सीट थी। अफजाल अंसारी अभी उनको जेल हुई है, 2 साल की सजा हुई है, उसके बाद से वो जेल में है और लगातार उनकी सीट को लेकर ये हो रहा था कि चुनाव होगा यहाँ पे। हालांकि उतना समय बाकी नहीं है कि 1 साल का समय होना चाहिए, कम से कम कार्यकाल बाकी होना चाहिए। लोकसभा चुनाव अगर उपचुनाव होता है 1 साल का कार्यकाल बाकी होना चाहिए, लेकिन चुनाव 9-10 महीने ही बाकी हैं। ऐसे में वहाँ पर अब चुनाव नहीं होगा, लेकिन चुनाव के पहले जो सारी जमीन तैयार करनी है भारतीय जनता पार्टी को, वो जमीन तैयार करने के लिए नितिन गडकरी वहां जाएंगे। प्रतापगढ़ भी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़ ये सब सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस का प्रभाव ज़्यादा रहता है। वहां पर भी मोर्चा बुलंद है, संघर्ष ज़्यादा है। ऐसे में नितिन गडकरी आएंगे, दोनों सीटों पर यहाँ पर लोकसभा सीट से बिगुल फूकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ होंगे। हम देख रहे हैं कि लगातार उन 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का फोकस है और पूरे केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं जो वो उन सीटों पर लगातार प्रवास कर रहे हैं। मनोज तिवारी जो सांसद हैं दिल्ली के, वो यहाँ पर आए हुए हैं। उनको जिम्मेदारी दी गई है लखनऊ क्लस्टर की 4 लोकसभा सीटों की। वो अभी भी यहाँ पर है और दोपहर में वो बाराबंकी जाएंगे। इसी तरह से तमाम मंत्री, विधायक, केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता यहाँ पर आते रहेंगे, चुनाव प्रचार करते रहेंगे। चूँकि समय अब एक तरह से शुरुआत हो चुकी है। समाजवादी पार्टी ने भी अपनी रथ यात्रा निकाल कर इसकी शुरुआत की है। लोक जागरण जो यात्रा कही जा रही है वो समाजवादी पार्टी और विपक्ष 23 तारीख को एक बड़ी बैठक करने वाला है, जिसमें सभी दलों के लोग होंगे, एकजुटता दिखाएंगे। वहां पर सीटों का फार्मूला तय होगा कि अगर एकजुट होते हैं सारे लोग तो क्या गणित होगा। लोकसभा चुनाव में यूपी में कौन कौन किस तरह से चुनाव लड़ेगा, हर समीकरण को साधने की कोशिश की जा रही है। अन्य हिस्सों में, अन्य राज्यों में भी हिस्सेदारी। जी बिल्कुल विवेक, हमारे साथ आप बने रहिए। एक और महत्वपूर्ण खबर है जिस पर आपसे अपडेट लेंगे। लखनऊ कोर्ट में हत्या के आरोपी को रिमांड पर लेगी पुलिस। कस्टडी रिमांड के लिए आज कोर्ट में पुलिस अर्जी देगी। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में आरोपी विजय यादव है और रिमांड पर पूछताछ के दौरान कई खुलासे हो सकते हैं। आपको बता दें कि हत्याकांड को अंजाम देने के बाद शूटर विजय यादव को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया था। 7 जून को विजय यादव ने संजीव जीवा की हत्या कर दी थी और इस पूरे मामले में अब पुलिस रिमांड की मांग कर सकती है और माना जा रहा है कि इसमें अहम खुलासे हो सकते हैं। तो लखनऊ कोर्ट में हत्या के आरोपी को रिमांड पर लेगी पुलिस। कस्टडी रिमांड के लिए आज कोर्ट में पुलिस अर्जी देगी। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में आरोपी विजय यादव है और रिमांड पर पुलिस ये मान रही है कि पूछताछ के दौरान महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं। आपको बता दें कि हत्याकांड को अंजाम देने के बाद शूटर विजय यादव को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया था। 7 जून को विजय यादव ने संजीव जीवा की कोर्ट रूम में हत्या कर दी थी।
और विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक, जिस तरीके से ये पूरा सनसनीखेज हत्याकांड हुआ था, तमाम बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। पुलिस रिमांड पर लेने की कोशिश कर रही है, कोशिश करेगी, अर्जी देगी। क्या ये माना जा सकता है कि रिमांड पर कई महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आ जाएंगी, जो तार से तार जोड़ने की कोशिश हो रही है? देखिए अवधेश, अभी तक आरोपी विजय यादव पुलिस को लगातार गुमराह कर रहा है। उसने कहा कि वो नेपाल गया था, बहराइच, वहाँ से बहराइच गया, बहराइच से बस से आया। उसने कहा कि नेपाल में उसको अशरफ उर्फ असलम मिला, जिसने कहा कि जेल में मेरा जो भाई है वो बंद है, आतिफ, और आतिफ को जीवा लगातार परेशान कर रहा है। जब तस्दीक की गई तो आतिफ नाम के 4 लोग निकले जेल में। हालांकि उसमें से किसी के भाई का नाम असलम नहीं था। तस्दीक की गई तो पता चला कि वो झूठ बोल रहा था। अब उसको रिमांड पर लेकर, चूंकि शनिवार को रिमांड पर लेना था, लेकिन शनिवार को कोर्ट बंद थी, इसलिए वो प्रक्रिया नहीं पूरी हो पाई। आज सोमवार है, पहला दिन है हफ्ते का। आज पुलिस अर्जी देगी। जो विवेचक हैं वजीरगंज कोतवाली के, अर्जी देंगे और रिमांड पर मांगेंगे। कम से कम 14 दिन की उसको पुलिस कस्टडी रिमांड उसकी डिमांड की जाएगी। तमाम सवाल बनाए हैं, पॉइंट्स बनाए हैं पुलिस ने रिमांड, ज़्यादा से ज़्यादा दिनों की रिमांड हासिल करने के लिए। और उसके लिए 10 बजे जब कोर्ट खुलेगी तो वहाँ पर पहुँचेगी पुलिस की टीम, विवेचक की टीम। अगर रिमांड मिल जाती है तो विजय यादव से कई पहलुओं पर पूछताछ करनी है। असलहा, जो मैग्नम अल्फा रिवॉल्वर जिससे उसने मर्डर किया था जीवा का, वो रिवॉल्वर कहाँ से आया, आखिर उसको किसने दिया? ये भी कह रहे हैं कि नेपाल में जब वो गया था, अशरफ, जो कथित रूप से अशरफ और असलम कहा जा रहा है नाम, क्या उससे वाकई में मुलाकात की थी? क्योंकि वो जो कहानी उसने पुलिस को बताई थी वो गलत निकली है, झूठी निकली है। यानी कोई ना कोई ऐसा मास्टरमाइंड है उसके पीछे जो बता रहा है कि तुम्हें ऐसा बोलना है, ये बात कहनी है, पुलिस को गुमराह करना है। लेकिन वो मास्टरमाइंड कौन है? हत्या किसने कराई? जीवा को गोलियां मारने के लिए किसने उकसाया? और जीवा से क्या विजय यादव की कोई दुश्मनी थी या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? ये सारे सवाल, इनके सवाल को जवाब तलाशने के लिए रिमांड जरूरी है। आज अगर रिमांड मिल जाती है तो जेल से बाहर लाया जाएगा। हालांकि रिमांड स्वीकृत होती है तो कल उसको प्रक्रिया होगी, यानी बिल्कुल। तो कई सवाल हैं और उन सवालों के जवाब मिलने भी जरूरी है। मामले के तह तक जाने के लिए बहुत धन्यवाद आपका विवेक, जानकारी के लिए। बड़ी खबर है, ऑनलाइन धर्मांतरण के आरोपी बद्दो को गाजियाबाद पुलिस लेकर आएगी। आज ठाणे कोर्ट में बद्दो को पेश करके ट्रांजिट रिमांड पर पुलिस लेगी। कल ठाणे पुलिस ने शहनवाज और बद्दो को गिरफ्तार किया था। शहनवाज के साथ उसका सहयोगी शाहजेब भी पकड़ा गया है। गाजियाबाद में गेमिंग के जरिए बच्चों के धर्मांतरण का आरोपी है। तो ऑनलाइन धर्मांतरण के आरोपी बद्दो को गाजियाबाद लाएगी पुलिस। आज ठाणे कोर्ट में बद्दो को पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर पुलिस लेगी। कल ठाणे पुलिस ने शहनवाज और बद्दो को गिरफ्तार किया था। शहनवाज के साथ उसका सहयोगी शाहजेब भी पकड़ा गया था और गाजियाबाद में गेमिंग के जरिए बच्चों के धर्मांतरण का आरोपी है। ठाणे से गिरफ्तारी हुई और पुलिस सब इसे लेकर गाजियाबाद आएगी। और शक्ति हमारे साथ जुड़ गए। शक्ति, क्या जानकारी मिल रही इस पूरे मामले को लेकर? क्या तैयारी है गाजियाबाद पुलिस की? देखिए, अब गाजियाबाद पुलिस मुंबई में इसका ट्रांजिट रिमांड लेगी और रिमांड लेने के बाद गाजियाबाद पुलिस शहनवाज को लेकर गाजियाबाद पहुंचेगी। अभी इस बात पे भी मंथन चल रहा है कि उसे किस तरह से लेके आए, ट्रेन में लेके आए या प्लेन से लेके आए या बाई रोड लेके आए। तो अभी इस बात पे भी मंथन चल रहा है। आज रिमांड के बाद वहाँ से शहनवाज को लेकर गाजियाबाद पुलिस पहुँच जाएगी और यहाँ पर लाने के बाद, गाजियाबाद में लाने के बाद उस पर गहनता से पूछताछ होगी, हर पहलुओं पर पूछताछ होगी। जो चैटिंग है उससे पूछताछ होगी और जिस तरीके से उसने धर्मांतरण कराया था, जिन बच्चों का, नाबालिग किशोरों का लगातार इस खेल में लगा हुआ था, उससे ये भी जानकारी लेने की कोशिश करेगी पुलिस कि इसके पीछे आखिर है कौन। क्योंकि जब गेमिंग के जरिए, जिस तरीके से जब गेम पहले हराया जाता था, फिर जिताने के लिए कहा जाता था कि अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो तुम गेम में जीत जाओगे, अगर इस्लाम कबूल करोगे तो जीत तुम्हारी होगी, और पैसे भी उनके अकाउंट में डाल दिए जाते थे। तो बच्चों के अकाउंट में पैसे कहाँ से शहनवाज के पास आते थे, कौन इसके पीछे था, फंडिंग कहाँ से थी, क्या दुबई से थी, क्या पाकिस्तान से थी? क्योंकि ये मामला यहीं तक नहीं थमने वाला, क्योंकि इसके पीछे शहनवाज की उम्र 29 साल से 35 साल की उम्र के बीच में है। तो इस उम्र का लड़का इतने पैसे लाएगा कहाँ से कि वो लगातार गेम के माध्यम से, जो कि इस्लाम कबूल कराने के लिए जो बच्चों पर लगातार जो दबाव डाला करता था। और उसके बाद अब शहनवाज इन सभी बच्चों को दुबई भी ले जाने की बात थी। जो चैटिंग थी, चैटिंग में साफ तौर पर उसने कहा था कि अब आप लोगों को दुबई भी ले जाया जाएगा, यानी कि दुबई ले जाने का जो खर्चा था वो भी शहनवाज करवाता, बड़ी तैयारी उसके बाद दुबई में वो इन्हें कहाँ ले जाता, कहाँ घुमाता। उसका आरोपी गिरफ्तार हुआ। देखने वाली बात होगी पूछताछ में क्या सामने बातें आती है। शुक्रिया शक्ति आपका जानकारी के लिए, अपडेट्स को देने के लिए।
समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं क्योंकि कानपुर हिंसा के आरोपी बिल्डर वशी से उसके तार जुड़े हुए हैं। जानकारों के अनुसार बिल्डर वशी की कंपनी में विधायक की पत्नी नसीम ओहदेदार थी। कानपुर हिंसा में वशी का नाम आने के बाद इरफान ने कहा था कि नसीम सोलंकी साल 2018 में ही इस कंपनी से इस्तीफा दे चुकी थी, लेकिन दस्तावेजों के मुताबिक उनका इस्तीफा कानपुर हिंसा के बाद प्रक्रिया में आया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और जल्द ही एक और एफआईआर इरफान के खिलाफ दर्ज हो सकती है। आगजनी, कब्जा और फर्जी आधार के मुकदमों के बाद अब कानपुर हिंसा के आरोपित बिल्डर वशी की कंपनी से जुड़ाव के मामले में उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो हिंसा के बाद पत्नी ने इस्तीफा दिया था और इस पूरे मामले पर अब इरफान की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। रतीश हमारे साथ बने हुए हैं। रतीश, ये जो पूरी तस्वीर सामने आ रही है, ये पूरा मामला क्या है और किस तरीके से समस्या बढ़ सकती है इरफान सोलंकी और उनके परिवार की? देखिए, पिछले साल 3 जून को कानपुर में हिंसा हुई थी नई सड़क इलाके में, जिस दिन खुद प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राज्यपाल, मुख्यमंत्री सभी कानपुर देहात में कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे राष्ट्रपति के गांव में, और उसी दिन नई सड़क में हिंसा भड़की थी। और उसके बाद हिंसा में जो नाम सामने आए थे उसमें जफ़र हयात हाशमी मास्टरमाइंड और उसके साथ ही बिल्डर हाजी वसी का भी नाम आया था। चर्चाएं चल रही थी और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही थी। उसी बीच ये निकल के सामने आया कि हाजी वसी की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में इरफान सोलंकी, जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उनकी पत्नी नसीम सोलंकी डायरेक्टर रही हैं। इसके बाद इरफान सोलंकी स्वयं बाहर निकल के आए थे। उन्होंने एक वीडियो जारी किया था और उसमें कहा था कि उनकी पार्टनरशिप रही है, लेकिन साल 2018 में इस पार्टनरशिप को ब्रेक कर दिया गया था और डायरेक्टर के पद से नसीम सोलंकी ने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अब जो मामला सामने आया है उसमें ये बात निकल करके आ रही है कि जो 2018 में दावा किया गया था ऐसा नहीं हुआ था, और जो सूत्र हमारे बता रहे हैं इसमें इस्तीफा 3 जून को जो हिंसा हुई थी उसके बाद दिया गया है। यानी इन्वॉल्व जो संबंध है जिस तरह से बताए गए थे उस तरीके से दिखते नहीं है। यानी इस्तीफा 2018 में नहीं हुआ था। 3 जून 2022 को जो नई सड़क में हिंसा हुई थी उसके बाद इस्तीफा हुआ है, और उसमें पुलिस भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिख रही है। पुलिस सक्रिय हुई है और पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं उनका कहना है कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। यानी आने वाले दिनों में साफ माना जा सकता है कि इरफान सोलंकी की मुश्किलें कम होती तो नहीं दिख रही, क्योंकि अभी तक दिसंबर से 3 दिसंबर को तो क्या रतीश ये माना जाए कि इरफान सोलंकी के बाद अब जो आंच है वो परिवार की तरफ बढ़ेगी और उनकी पत्नी और अन्य लोगों पर शिकंजा कसा जा सकता है? बिल्कुल, देखिए, कंपनी में नसीम सोलंकी डायरेक्टर थी, इस बात की तस्दीक खुद इरफान सोलंकी कर चुके हैं। मामला अब यहाँ पर यह फंसा है कि 2018 में इस्तीफा दिया था या 3 जून 2022 के बाद इस्तीफा दिया गया है। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट यही है और पुलिस को यही जांचना है कि आखिरकार सच क्या है। दस्तावेज कुछ पुलिस को मिले हैं और पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि इन दस्तावेजों को खंगाला जाएगा और उसके बाद अगर मामला बनता है तो ज़रूर ही मामला दर्ज किया जाएगा। नहीं, एक और मामले में इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी, शुक्रिया रतीश आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। मनोज तिवारी इस वक्त लखनऊ में है। केजरीवाल और विपक्ष पर उन्होंने निशाना साधा है। सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि केजरीवाल दुनिया के सबसे भ्रष्टतम व्यक्ति हैं जो चुनकर आए हैं। केजरीवाल मुलायम सिंह यादव को जेल में डालना चाहते थे, लालू शरद पवार को जेल में डालना चाहते थे, लेकिन चरणों में जाकर भिक्षा मांग रहे हैं। विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश के पर कहा कि वर्षा जब किसी झुकाने नहीं मिलेगी कोई सफलता। सांसद मनोज तिवारी जी आज मॉर्निंग वॉक पर निकले हैं, बॉटेनिकल गार्डन पहुंचे हैं। सर, आप यहां पर आए हैं, क्या माहौल लग रहा है? लखनऊ क्लस्टर के प्रभारी भी हैं। देखिए, माहौल तो लोगों के दिलों में नरेंद्र मोदी जी के प्रति बहुत अच्छा भाव है, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि जब हमने जो सेवा किया अपने मालिकों को बताएं। हम सेवक हैं, प्रधान सेवक हैं नरेंद्र मोदी जी, और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सेवा भाव में है और सेवक को अपने मालिक को हिसाब देना चाहिए। तो मालिक लोग हिसाब ले भी रहे हैं और बहुत अच्छा है। लोगों को ये अच्छी तरह पता है कि इस 9 साल में जो हुआ है वो ऐतिहासिक प्रोग्रेस है। बड़ा अच्छा भाव है लोगों का। हम कुछ कहना चाहें इससे पहले लोग ही हमें कहने लगे। देखिए, पीछे एक आदमी मिले और वो भाई साहब ने बोला कि वो करीब 70-75 साल के थे। हर साल हर हाल में मोदी आना चाहिए, तभी देश का भविष्य है। ये अब सच्चाई है। तो ये भी सौभाग्य है कि जितने लोग हैं ना, अगर किसी को बीजेपी के तरफ से
कुछ कहने का, कुछ बताने का सेवा मिल रहा है, ये भी बड़ी भाग्य है। इनका मिलना ही बता रहा है कि इस देश में अब भ्रष्टाचारियों की और भ्रष्टाचारी सोच के लोगों की कोई जगह नहीं। इन विपक्ष के जो लोग हैं सबको मौका मिला और सबने ऐसा मारा है पब्लिक को कि वो एक लाइन आती है ना, का बरसा जब कृषि सुखाने, जब खेतवे सुखा गिल बटे तो ये लोग के कुछ। देश का दावा है कि 80 में 80 सीटें। अब देखिए इससे बड़ा कॉमेडी क्या हो सकता है। कैमरा से जितेंद्र के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। खबर है लखनऊ से। 13 जून को अखिलेश यादव ने सपा दफ्तर पर बैठक बुलाई है। अखिलेश यादव ने सभी लोकसभा प्रभारियों की बैठक बुलाई। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर यह बैठक बुलाई गई है। तो लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर 13 जून को अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी दफ्तर पर बैठक बुलाई है। अखिलेश यादव ने सभी लोकसभा प्रभारियों की बैठक बुलाई है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर यह बैठक बुलाई गई है। तो पार्टीज मिशन मोड में चल रही हैं और समाजवादी पार्टी भी पीछे रहना नहीं चाहती, और यही वजह है कि एक बैठक 13 जून को बुलाई गई है। अखिलेश यादव इस बैठक को ले गए। अखिलेश यादव ने सभी लोकसभा प्रभारियों को बुलाया है और लोकसभा प्रभारियों की बैठक है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर यह बैठक बुलाई गई है। दूसरी तरफ प्रशिक्षण अभियान भी लगातार चल रहा है। रथ यात्रा अखिलेश यादव निकाल रहे हैं। तो कुल मिलाकर चुनावी मोड में पार्टी है और 13 जून को अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी दफ्तर पर बैठक बुलाई है। अखिलेश यादव ने सभी लोकसभा प्रभारियों को इस बैठक में बुलाया है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर यह बैठक होने जा रही है। बड़ी खबर अमरोहा से है, जहां पर सड़क हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अनियंत्रित गाड़ी ने कई लोगों को कुचल दिया। हादसे में एक बाराती की मौके पर मौत हो गई। गाड़ी पर डीजे रखा हुआ था और बारात जा रही थी। इसी दौरान गाड़ी अनियंत्रित हो गई और कई लोगों को कुचल दिया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि 2 गाड़ियों पर डीजे था। आगे पीछे करने की होड़ में एक गाड़ी अनियंत्रित होकर लोगों पर दौड़ गई और उसके बाद ये हादसा हो गया। 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। एक बाराती की मौत हुई है। तो सड़क हादसा हुआ है अमरोहा में, जहां पर 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसे में एक बाराती की मौत भी हुई है। दरअसल गाड़ी पर डीजे रखा था। तेज रफ्तार ये गाड़ियां चल रही थी और इसी दौरान एक गाड़ी अनियंत्रित हो गई। बताया जा रहा है कि 2 गाड़ियों पर डीजे था। आगे पीछे करने की होड़ में एक गाड़ी अनियंत्रित होकर लोगों पर चढ़ गई। तो अमरोहा में दर्दनाक हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं एक व्यक्ति की गाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई। खबर जालौन से, जहां पर मुठभेड़ में मध्य प्रदेश का हिस्ट्री शीटर सतपाल सिंह गिरफ्तार हुआ है। मुठभेड़ के दौरान सतपाल सिंह गुर्जर के पैर में गोली लगी है। जालौन पुलिस और एसओजी की टीम ने मुठभेड़ के दौरान उसे पकड़ लिया। चेकिंग के दौरान मध्य प्रदेश का हिस्ट्री शीटर सतपाल सिंह गुर्जर पुलिस पर फायरिंग करने लगा। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसे लगी है। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। मुठभेड़ में कुल 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके पास से 22,500 नकदी बरामद की गई है। तो ये जालौन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुठभेड़ हुई है। मध्य प्रदेश का ये हिस्ट्री शीटर है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।